नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर। और आज है शनिवार, यानी साहित्य सृजन कला का दिन। शनिवार को हम बात करते हैं लेखन की उस साधना की, जहां शब्द केवल भाव नहीं रहते, बल्कि अनुशासन, लय और सौंदर्य के साथ साहित्य का रूप लेते हैं। आज की प्रस्तुति विशेष है, क्योंकि हम चर्चा करने जा रहे हैं कविता के उस मूल स्तंभ पर, जिसके बिना पद्य की कल्पना अधूरी है। छंद। छंद केवल तुक या मात्राओं की गणना नहीं, यह कविता की धड़कन है, उसकी गति, उसकी यति और उसका संगीत है। आज का आलेख हिंदी और छत्तीसगढ़ी कविता में छंद की भूमिका, उसके 9 प्रमुख अंग, वर्णिक और मात्रिक छंदों का अंतर और रचना प्रक्रिया में छंद के वैज्ञानिक अनुशासन को सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करता है। यह सत्र उन सभी रचनाकारों के लिए है जो कविता को केवल अनुभूति नहीं, बल्कि एक साधना, एक शिल्प और एक जिम्मेदारी के रूप में समझना चाहते हैं। आइए आज जानें, छंद के अनुशासन में बंधकर कविता कैसे मुक्त उड़ान भरती है। आज हम कविता के पर्दे के पीछे झांकने वाले हैं। वो कौन सा जादू है जो कुछ शब्दों के समूह को एक यादगार गीत बना देता है और कुछ को बस एक साधारण वाक्य। आज हम कविता की आत्मा, उसके व्याकरण और संगीत की गहराई में उतरेंगे। हम बात करेंगे छंद की। हमारे पास स्रोत के तौर पर रमेश चौहान का एक लेख है जो सुरता वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ है, और हमारा मकसद है उस अदृश्य गणित को समझना जो कविता को लय देता है। बिल्कुल। अक्सर हमें लगता है कि कविता बस भावनाओं का एक सुंदर प्रवाह है, लेकिन उस प्रवाह के नीचे एक ढांचा होता है जो उसे दिशा देता है। और जब हम उस ढांचे को समझ लेते हैं ना, तो कविता को सराहने का, उसे महसूस करने का एक बिल्कुल नया दरवाजा खुल जाता है। तो अगर मैं स्रोत को सही समझ रही हूँ, तो छंद एक तरह से कविता का संविधान है, उसके नियम कानून है जो उसे भटकने नहीं देते और उसे एक खूबसूरत शक्ल देते हैं। संविधान शब्द का इस्तेमाल बहुत सटीक है। स्रोत में जगन्नाथ भानु जी की एक क्लासिक परिभाषा दी गई है, जो सुनने में थोड़ी जटिल लग सकती है, पर है बहुत गहरी। बताइए। मत भरण गति यति नियम अंत ही समता बंध, जा पद रचना में मिले भानुभनत स्वच्छंद। वाह, ये तो अपने आप में एक कविता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सार यही है कि जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, यति और तुक, वो राइम वाला हिस्सा, हाँ बिल्कुल, तुक का एक तय नियम हो, वही छंद है। ये सिर्फ शब्दों का सुंदर संयोजन नहीं है, बल्कि एक गणितीय और संगीतमय संरचना है। ठीक है, तो इसे एक एक करके खोलते हैं। स्रोत में छंद के कुल 9 अंगों का जिक्र है जो मिलकर एक कविता की बनावट तैयार करते हैं। कहाँ से शुरू करें? चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से हम कविता का अनुभव करते हैं, उसके प्रवाह से। पहला अंग है गति, यानी कविता को पढ़ने का तरीका, उसका उतार चढ़ाव, उसकी लय, मतलब कविता की स्पीड या रिदम। और मुझे लगता है अगला अंग इसी से जुड़ा होगा। अगर गति एक्सेलरेटर है तो भाई ब्रेक भी तो होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दूसरा अंग है यति, यानी वो छोटा सा विराम या ठहराव जो पढ़ते समय आता है। ये सिर्फ सांस लेने की जगह नहीं है, ये अर्थ को भी स्पष्ट करता है। हर पंक्ति में कहाँ रुकना है ये यति तय करता है। इसके बिना तो कविता शब्दों की एक रेलगाड़ी बन जाएगी। गति और यति समझ गई, ठीक है। फिर आता है वर्ण, यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, अक्षर। और यहीं से मुझे लगता है सबसे तकनीकी लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, मात्रा। हाँ, मात्रा। स्रोत में इसकी बड़ी मजेदार परिभाषा है कि मात्रा किसी वर्ण को बोलने में लगने वाला समय है, और उसकी तुलना एक चुटकी बजाने के समय से की गई है। ये तुलना इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि ये सीधे सीधे समय से जुड़ी है। यहाँ 2 तरह की मात्राएं होती हैं। पहली है लघु या ह्रस्व। इसे बोलने में कम समय लगता है, मान लीजिए 1 चुटकी के बराबर। इसका मान होता है 1, और इसे एक खड़ी पाई
आई के चिन्ह से दिखाते हैं, जैसे अ, ई, उ। और दूसरी होगी गुरु या दीर्घ, जिसे बोलने में लघु से 2 गुना समय लगता हो, मतलब 2 चुटकी के बराबर। इसका मान 2 होता है और इसे अंग्रेजी के एस जैसे दिखने वाले चिन्ह श से दिखाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए। और श्रोत में ये भी लिखा है कि अनुस्वार मतलब अम और विसर्ग अह वाले वर्ण भी गुरु ही माने जाते हैं। एकदम सही। और इन अंगों की सूची में आगे है तुक, जिसे हम सब जानते हैं, पद के अंत में आने वाले समान उच्चारण वाले शब्द, जैसे कबीर के दोहे में खजूर और दूर। ये कविता को एक संगीतमय, एक संतुष्टि का एहसास देता है। अच्छा, तो गति यानी प्रवाह और यति यानी विराम का जो संतुलन है, क्या उसी को लय कहते हैं? श्रोत में इसका भी जिक्र है। हाँ, लय वो पूरा का पूरा प्रभाव है, वो म्यूजिकलिटी है जो इन सभी नियमों के सही पालन से पैदा होती है। ये कोई एक नियम नहीं है, बल्कि नियमों के पालन का नतीजा है। एक शब्द आता है जो मुझे हमेशा से बहुत तकनीकी और डरावना सा लगता है, गण। स्रोत कहता है कि 3 वर्णों के समूहों को गण कहते हैं और इसे याद रखने के लिए एक सूत्र भी है, यमताराज भानसलगा। सच कहूं तो ये किसी मंत्र जैसा लगता है। क्या आज का कोई कवि सच में ये सूत्र रट के कविता लिखता है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, आज की कविता के लिए ये उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये वर्णिक छंदों की संरचना का आधार है। ये सूत्र एक तरह से कवियों के लिए एक डिकोडर रिंग जैसा था। आप कोई भी 3 अक्षर उठाइए और आपको मात्राओं का क्रम पता चल जाएगा। जैसे सूत्र के पहले 3 अक्षर हैं य, माता। इससे बनता है यगण, जिसका क्रम है लघु गुरु गुरु, मतलब लग गुरु गुरु। अच्छा, तो ये एक तरह से संगीत के स्केल या राग जैसा है, जिसे साधने के बाद कलाकार अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करता है। वो हर सुर लगाने से पहले नियम नहीं सोचता। बिल्कुल, आपने इसे संगीत से जोड़कर एकदम सही समझा। एक बार जब ये अभ्यास में आ जाता है तो ये सहज हो जाता है। और सूची के आखिरी 2 अंक तो सरल हैं, पद यानी कविता की एक पूरी पंक्ति, और चरण यानी एक पद का वो हिस्सा जो यति से बटा हो। ठीक है, तो इन 9 अंगों से अलग अलग तरह की संरचनाएं बनती होंगी। श्रोत में छंद के 2 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। हाँ, गणना के आधार पर 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है वर्णिक छंद। इसमें वर्णों यानी अक्षरों की संख्या गिनी जाती है, मात्राओं की नहीं। संस्कृत साहित्य और हिंदी की कुछ पुरानी काव्य शैलियों में इसका बहुत प्रयोग हुआ। आधुनिक हिंदी कविता में घनाक्षरी इसका एक बहुत लोकप्रिय उदाहरण है। और दूसरा है मात्रिक छंद, जो श्रोत के अनुसार हिंदी में ज्यादा लोकप्रिय है। ऐसा क्यों? क्या हिंदी भाषा की प्रकृति संस्कृत से अलग है, जो मात्राओं को ज्यादा महत्व देती है? या ये तुलसीदास और कबीर जैसे कवियों की विरासत का असर है? यह बहुत अच्छा सवाल है। इसका कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन हाँ, दोनों बातें सही हैं। हिंदी की ध्वनि संरचना मात्राओं के खेल के लिए ज्यादा अनुकूल है, और दूसरा, भक्ति काल के कवियों ने दोहा, चौपाई, सोरठा, इन मात्रिक छंदों को इतना लोकप्रिय बना दिया कि वो लोगों की जुबान पर चढ़ गए। और मात्रिक छंद में भी उपप्रकार है, जैसा श्रोत में बताया गया है। हाँ, 3 उपप्रकार हैं। पहला, सममात्रिक छंद। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसके सभी चरणों में बराबर मात्राएं होती हैं। इसका सबसे अमर उदाहरण है चौपाई। हर चरण में ठीक 16 मात्राएं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुः सुदशरथ अजिर बिहारी, करोड़ों लोग इसे गाते हैं। चलिए, आज इसकी गणित को समझते हैं। मंगल भवन, इसमें मात्राएं कैसे गिनी जाएंगी? चलिए गिनते हैं। मां अनुस्वार के कारण गुरु 2 मात्राएं, ग लघु 1 मात्रा, ल लघु 1 मात्रा, तो मंगल हुआ 4 मात्राओं का। ठीक है, 4। फिर भवन, भ व न, तीनों लघु हैं, तो 1 + 1 + 1 कुल 3 मात्राएं। फिर अमंगल, अ 1, मंग 2, ग 1, ल 1, कुल 5 मात्राएं। और हारी, हा 2, री 2, कुल 4 मात्राएं। तो 4 + 3 + 5 + 4, ये तो 16 हो गया। देखिए, गणित एकदम सटीक है। वाह, ये तो वाकई एक ढांचा है। अच्छा, दूसरा प्रकार है अर्ध सममात्रिक छंद, मतलब आधा बराबर। बिल्कुल, इसमें विषम चरणों यानी पहले और तीसरे में मात्राएं एक समान होती हैं, और सम चरणों दूसरे और चौथे में एक समान। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है दोहा। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11।
और तीसरा है विषम मात्रिक छंद, जो कई छंदों को मिलाकर बनता है, जैसे कुंडलियां। ये तो और भी जटिल लगता है। ये जटिल है, लेकिन उतना ही प्रभावशाली भी। ये दिखाता है कि कवि इन नियमों से किस हद तक खेल सकते थे। ठीक है, ये सब सैद्धांतिक रूप से तो समझ आ गया, लेकिन जब मैं कोई कविता देखती हूँ तो मेरी सबसे बड़ी उलझन ये होती है कि ये मात्राएं गिनना कहाँ से शुरू करूं, खासकर जब आधे वर्ण या संयुक्त अक्षर आ जाते हैं। क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालता है? हाँ, और यहीं पे छंद का असली मजा है। स्रोत में इसके नियम बहुत साफ दिए गए हैं। नियम 1 और 2 तो सीधे हैं, लघु स्वर और चंद्रबिंदु वालों की 1 मात्रा, और दीर्घ स्वर, अनुस्वार और विसर्ग वालों की 2 मात्राएं। ये तो आसान है। असली खेल तो आधे वर्णों में शुरू होता है। यहीं ये सच में दिलचस्प हो जाता है। नियम 3 अर्धवर्ण के बारे में है और इसके कई हिस्से हैं। पहला, अगर आधा वर्ण किसी शब्द के शुरू में आए तो उसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाती, उसे अनदेखा कर दिया जाता है। जैसे शब्द है शाम। शाम। यहां श की कोई गिनती नहीं होगी। हम सिर्फ या की 2 मात्राएं और म की 1 मात्रा गिनेंगे। तो शाम शब्द में कुल 3 मात्राएं हुई। अच्छा, तो शुरू का आधा अक्षर एक तरह से अदृश्य हो जाता है ना? लेकिन अगर वो बीच में आए तो, जैसे शब्द सत्य में? यहीं पर खेल बदल जाता है। अगर आधा वर्ण शब्द के बीच में आए तो वो अपना भार अपने से ठीक पहले वाले वर्ण पर डाल देता है और उसे गुरु बना देता है, यानी 2 मात्रा का कर देता है। जैसे सत्य में आधा त बीच में है, ये त अपना भार अपने से पहले वाले स पर डालेगा, तो स जो कि स्वाभाविक रूप से लघु था अब गुरु हो जाएगा। और य की 1 मात्रा, तो सत्य शब्द में कुल मात्राएं हुई 2 + 1 यानी 3। ये तो कमाल की बात है। मतलब आधे अक्षर का खुद कोई वजन नहीं होता, लेकिन वो अपने पड़ोसी को दोगुना शक्तिशाली बना देता है। ये तो भाषा का एक तरह का मार्शल आर्ट लगता है। मार्शल आर्ट वाली तुलना बेहतरीन है। ये ऊर्जा का हस्तांतरण ही है, लेकिन इसमें भी एक पेचीदा मामला है जो स्रोत में बताया गया है। अगर ह वर्ण से पहले आधा म या आधा न आए तो ये भार पहले वाले अक्षर पर नहीं बल्कि ह पर ही जाता है। जैसे शब्द है तुम्हारा। तुम्हारा। यहां आधे म का भार तू पर नहीं पड़ेगा, बल्कि महा मिलकर एक इकाई बनेंगे और गुरु माने जाएंगे। तो तुम्हारा की गिनती होगी तू 1 मात्रा, महा 2 मात्रा और रा 2 मात्रा, कुल 5 मात्राएं। ये तो बहुत ही सूक्ष्म जानकारी है। अच्छा, और संयुक्त वर्णों का क्या होता है? जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, इनमें भी तो आधे अक्षर छिपे होते हैं। उनमें भी यही तर्क काम करता है। नियम वही है, अगर संयुक्त वर्ण शब्द के शुरू में आए तो उसकी 1 मात्रा गिनी जाएगी, जैसे क्षमा मेंक्षा की 1 मात्रा। लेकिन अगर वो बीच में या अंत में आए तो वो अपने से पहले वाले वर्ण को गुरु बना देगा। जैसे यक्ष मेंक्षा अपना भार य पर डालेगा तो य की 2 मात्राएं हो जाएंगी औरक्षा की अपनी 1 मात्रा, कुल 3 मात्राएं। तो अब हमारे पास ये सारे नियम है, मात्राएं गिनने का तरीका है, लेकिन इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये सब गणित मिलकर संगीत कैसे बनता है? सिर्फ 16 मात्राएं पूरी कर देने से कोई पंक्ति चौपाई की तरह सुरीली क्यों नहीं लगती? स्रोत में जिस ज्ञेयता की बात की गई है, उसका राज क्या है? अब आप इस चर्चा के दिल तक पहुंच गए हैं। यहां पर कल की अवधारणा आती है जो स्रोत में बहुत अच्छे से समझाई गई है। कल किसी शब्द का कुल मात्रा भार है। जैसे राम शब्द में रा 2 और म 1 है तो इसका कुल भार हुआ 3। इसलिए राम एक त्रिकल शब्द है। कमल 1 + 1 + 1 = 3 भी एक त्रिकल है। और काला 2 + 2 = 4 एक चौकल शब्द है। अच्छा, शब्दों का वजन। और इससे ज्ञेयता कैसे बनती है? स्रोत बताता है कि ज्ञेयता के लिए सिर्फ कुल मात्राएं नहीं, बल्कि कलों का संयोजन, मतलब इन शब्दों के मात्रा भार का सही क्रम में आना बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर कविता का प्रवाह समकल शब्दों से, जैसे 2 मात्रा या 4 मात्रा वाले शब्दों से सहज बनता है। लेकिन अगर एक विषम कल जैसे 3 मात्रा वाला शब्द आता है तो लय को बनाए रखने के लिए कभी अक्सर उसके तुरंत बाद एक और विषम कल शब्द रखते हैं। 1 मिनट, आप कह रहे हैं कि जैसे 2 विषम संख्याएं मिलकर एक सम संख्या बनाती हैं, उसी तरह 2 विषमकल शब्द मिलकर एक समप्रवाह बनाते हैं? बिल्कुल, यही इसका रहस्य है। 2 विषम मिलकर सम हो जाते हैं और प्रवाह बना रहता है, लय टूटती नहीं। स्रोत में वही प्रसिद्ध दोहा दिया गया है,
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। यहां देखिए, बड़ा, बा एक, रा दो, एक ट्रिकल शब्द है। इसके तुरंत बाद हुआ आया, हु एक, आ दो, जो फिर एक त्रिकल है। दो त्रिकल यानी 3 + 3 = 6 मिलकर एक सम 6 मात्रा का प्रवाह बना रहे हैं। यही संयोजन कविता को वो सहज लय देता है। तो ये है वो राज। मुझे हमेशा लगता था कि कुछ पंक्तियां पढ़ने में इतनी सहज क्यों लगती हैं, भले ही शब्द मुश्किल हों। तो ये सिर्फ तुकबंदी नहीं, बल्कि शब्दों के वजन का एक छिपा हुआ गणित है। ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। यही वो अदृश्य संगीत है जिसे हम महसूस तो करते हैं पर समझ नहीं पाते कि आ कहां से रहा है। तो हमने देखा कि छंद कविता का वो अनुशासन है जो उसे संगीत देता है। ये गति, यति, वर्ण, मात्रा जैसे 9 अंगों से मिलकर बनता है। हमने ये भी समझा कि छंद मुख्य रूप से वर्णिक और मात्रिक होते हैं, और हिंदी में मात्रिक छंद क्यों ज्यादा लोकप्रिय हुए। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने मात्राएं गिनने के पेचीदा नियमों को समझा और ये जाना कि कैसे आधे अक्षर अपना भार अपने पड़ोसी पर डालकर लय पैदा करते हैं। और अंत में हमने कल के संयोजन से गेयता के रहस्यों को समझा। बिल्कुल, ये नियम सिर्फ बंधन नहीं है, बल्कि ये कवि के वो औजार हैं जिनसे वो शब्दों में लय, संगीत और भावना पैदा करता है। यही नियम और अनुशासन है जो शब्दों के एक साधारण समूह को एक यादगार कविता या गीत में बदल देते हैं, जिसे हम सदियों तक गुनगुनाते रहते हैं। ये सच में कविता को देखने, सुनने और महसूस करने का एक बिल्कुल नया तरीका है। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये लेख हमें छंद की इस संरचित और नियमबद्ध दुनिया के बारे में बताता है। लेकिन इस पर विचार करें, जो कवि आज मुक्त छंद यानी फ्री वर्ड्स में लिखते हैं, वो बिना इन गणितीय नियमों के अपनी कविताओं में लय और प्रवाह कैसे लाते हैं? अगर उनके पास मात्राओं का ये स्थापित ढांचा नहीं है, तो क्या वे किन्हीं दूसरे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शब्दों की अपनी ध्वनि, वाक्यों की लंबाई चौड़ाई या विचारों का दोहराव? और क्या इस तरह से पैदा किया गया प्रभाव उतना ही स्थायी और शक्तिशाली होता है जितना इन अनुशासित छंदों का होता है? श्रोताओं, आज की इस चर्चा में हमने जाना कि कविता की आत्मा जितनी भाव में बसती है, उतनी ही उसकी देह छंद के अनुशासन से निर्मित होती है। छंद हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता और अनुशासन एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि सृजन के सहयात्री हैं। हिंदी और छत्तीसगढ़ी कविता की परंपरा इसी संतुलन के कारण लोक से शास्त्र तक और पीढ़ी दर पीढ़ी सजीव बनी हुई है। आज का यह आलेख नए रचनाकारों को कविता के व्याकरण से परिचित कराता है और अनुभवी लेखकों को अपने शिल्प पर पुनर्विचार का अवसर देता है। सुरता साहित्य की धरोहर सिर्फ रचनाओं का मंच नहीं, बल्कि साहित्य के संरक्षण, संवर्धन और सृजन संस्कार की एक निरंतर यात्रा है। शनिवार को सृजन को समझिए, शब्दों को साधिए और साहित्य की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।